नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएससी रॉक्स। 2 दिन पहले जो मैंने वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने कांग्रेस के पिछले 48 सालों से चलाए जा रहे नारे, स्लोगन, मिशन गरीबी हटाओ को अच्छे से आपके सामने एक्सप्लेन किया था कि दादी ने बोला था गरीबी हटाओ और पिछले 48 सालों से दादी के बाद अब पोता पोती भी वही गरीबी हटाओ का नारा लगाकर देश के लोगों को उल्लू बनाने में लगे हुए हैं। चलिए, वो तो हो गई पिछले 48 सालों की बात। इस वीडियो में मैं बात करूंगा मोदी के 5 साल की वर्सेस मनमोहन सिंह के 2009 से 2014 तक के टेन्योर की, यानी कि यूपीए 2 वर्सेस मोदी के 5 साल। क्योंकि लोग बोलते हैं कि भाई पिछले सालों की कंपैरिजन क्यों करते हो, अभी की बात करो। तो पिछले 10 सालों की चर्चा करते हैं, 2009 से 2019, जहां पर मनमोहन के 5 साल और मोदी के 5 साल। चलिए शुरू करते हैं मनमोहन सिंह जी की सरकार का नाम लेकर 2009 से 2014 के बीच का जो शासनकाल था उसकी हम चर्चा करते हैं। ये जो टेन्योर था, ये जो 5 साल थे, ये भेंट चढ़ गए थे स्कैम्स की, घोटालों की। एक के बाद एक घोटाला। मनमोहन सिंह जो कि बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, उन्हें बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट माना जाता है, एक ऐसा इंसान जिन्होंने मतलब क्या बताया, नए नए इकोनॉमिक रिफॉर्म वगैरह वो लेके आए जिसके बारे में उनकी बहुत तारीफ होती है। लेकिन एक अर्थशास्त्री, एक इकोनॉमिस्ट, उनकी नाक के नीचे करोड़ों अरबों के स्कैम्स हुए। कोल स्कैम, 2G, स्पेक्ट्रम, CWG, आदर्श घोटाला, ये जो स्कैम्स हैं ये मैं 2009 से 2014 के बीच की बात कर रहा हूं। ये वो दौर था जिस दौर में विजय माल्या को अच्छे खासे लोन्स दिए गए थे। उनकी किंगफिशर का बंटाधार हो चुका था। एक्चुअली में अगर आप देखें तो विजय माल्या ने जो लोन लेने की कार्रवाई शुरू करी थी वो 2005-2006 से की थी। तो यूपीए के टेन्योर के दौरान विजय माल्या को 9,000 करोड़ का लोन दिया गया था, जिसका ठीकरा अब लोग मोदी के ऊपर फोड़ते कि मोदी ने बताओ विजय माल्या को लोन दिलवा दिया। लेकिन सच, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में कह चुका हूं, फैक्ट, लॉजिक और सच से पिड्डियों का या कांग्रेसियों का कोई वास्ता नहीं है। खुद लोन देते हैं, खुद घोटाले करते हैं, लेकिन इल्जाम मर देते हैं सामने वाली सरकार के ऊपर कि भाई चौकीदार चोर है। खैर, हम चौकीदार की बात करेंगे बाद में। फिलहाल हम बात कर रहे हैं बहुत बड़े अर्थशास्त्री की। अर्थशास्त्री साहब के टेन्योर के दौरान बहुत लंबे लंबे घोटाले हुए। जीजाजी को भी बहुत सारी जमीन कौड़ियों के भाव दे दी गई। इसका मतलब ये नहीं है कि मनमोहन सिंह साहब बड़े लचर थे या वो कर नहीं सकते थे, कर सकते थे। लेकिन क्या है कि भाई सरकार वो सिर्फ नाम के लिए चला रहे थे, सरकार चला रहा था कोई और। कौन चला रहा था ये सब जानते हैं। कांग्रेस में बड़े से लेकर छोटे से छोटा नेता भी जानता था कि मनमोहन सिंह साहब की कोई वैल्यू नहीं है। मनमोहन सिंह साहब ने बहुत कोशिश की, बहुत ज्यादा कोशिश की। मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने कोशिश नहीं की, उन्होंने हर संभव कोशिश की। लेकिन ऊपर से जो प्रेशर पड़ रहा था, जिसकी वजह से वो आंख पर पट्टी बांधकर बैठे रहे और उनकी नाक के नीचे घोटाले पर घोटाले चलते रहे। हम इंडियंस में एक बहुत बड़ी खूबी है कि हम वीडियो के थ्रू, मूवीज के थ्रू, क्रिकेट के थ्रू अपनी बात बड़े बड़े लोगों तक पहुंचा देते हैं। तो इसी क्रिकेट की एक मैं बात करने वाला हूं। 2009 की बात है, 2009 का आईपीएल। अब बताइए, नाम है इंडियन प्रीमियर लीग, आईपीएल, लेकिन इसका आयोजन कहां हुआ? साउथ अफ्रीका में। और साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन क्यों हुआ? क्योंकि भाई 2009 की लोकसभा इलेक्शन चल रहे थे और सरकार के पास ना इतनी पर्याप्त मात्रा में फोर्स नहीं थी जो सिक्योरिटी दे पाए, मैचेस कवर कर पाए। सीधे शब्दों में ये कहें तो सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे कि भैया हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, चुनाव और आईपीएल एक साथ हो, ये सब मैनेज नहीं हो पाएगा। यूपीए सरकार की विफलता, यूपीए सरकार की काम ना करने की इच्छा या फिर यूपीए सरकार का मिसमैनेजमेंट हमें 2014 में फिर से दिखा, जब यही आईपीएल यूएई में शिफ्ट किया गया, जब शारजाह में यूएई में आईपीएल को आयोजित किया गया था। आपको तो याद ही होगा, मैक्सवेल ने उस सीजन में बहुत ज्यादा रन कूटे थे। अब यहां पर मैं लेके आता हूं मोदी जी को। अभी आईपीएल चल रहा है, आप तो सब देख ही रहे हैं, आईपीएल इंडिया में ही हो रहा है और इलेक्शंस ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं। तो चीजों को कैसे मैनेज किया जा रहा है ये आप मोदी जी से सीख सकते हैं। अभी मोदी सरकार नारा लगा रही है, मोदी है तो मुमकिन है। ये नारा ऐसे ही नहीं लगाया जा रहा है। कुंभ अभी आयोजित किया गया था प्रयागराज में, जबरदस्त तरीके से कुंभ को जो आयोजित किया है, उसका मैनेजमेंट जो किया है यूपी गवर्नमेंट ने, उसके लिए उन्हें पूरे दुनिया से तारीफ मिल रही है। अब चुनाव भी आने वाले हैं और चुनाव की डेट्स भी अनाउंस हो गई हैं। सिक्योरिटी आईपीएल को भी दी जाएगी। आईपीएल के साथ साथ नवरात्रि भी है, रमजान भी है, स्कूल्स के एग्जाम भी चल रहे हैं। सब कुछ अच्छे तरीके से मैनेज करने की कोशिश की जा रही है एंड आई एम प्रीटी श्योर कि सारी चीजें बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएंगी। तो ये काम अगर मोदी जी कर सकते हैं, आईपीएल भी साथ चले, चुनाव भी साथ हो जाए,
तो ये काम यूपीए वाली मनमोहन सिंह सरकार क्या नहीं कर सकती थी? आप खुद सोच के देखिएगा, क्या वो लोग नहीं कर सकते थे? या फिर मोदी में कुछ एक्स्ट्रा च्यवनप्राश खा के ताकत आ जाती है, जो मोदी कर सकता है वो मनमोहन सिंह साहब नहीं कर सकते? बताइए, मोदी तो चाय वाला है ना। एक चाय वाला अगर चीजों को मैनेज कर सकता है तो इतना बड़ा इकोनॉमिस्ट चीजों को मैनेज क्यों नहीं कर पाता है? आपने कभी ये चीज सोची? जो सवाल पूछने वाला जो गैंग है, क्या वो ये चीज कभी सोच पाता है कि यार मनमोहन सिंह क्यों नहीं कर पाया? दो आईपीएल बाहर करवाई, मोदी तो करवा रहा है, इंडिया में ही करवा रहा है ना, चुनाव भी इंडिया में ही हो रहे हैं, तो ये मनमोहन सिंह क्यों नहीं कर पाए? भाई करवा तो तब पाते ना जब मनमोहन सिंह साहब के हाथ में कुछ होता। सरकार तो सोनिया जी के हाथों से चल रही थी। आपने हमेशा सुना होगा, कांग्रेस का हर लीडर कहता है कि जो भी अचीवमेंट हुए वो नेहरू गांधी परिवार को डेडिकेट कर देते हैं। इस सरकार में और यूपीए सरकार में एक ये डिफरेंस है कि यहां पर कुछ भी अच्छा होता है तो उसका क्रेडिट दिया जाता है प्रधानमंत्री को, मंत्रिमंडल को, क्योंकि मंत्रिमंडल का मुखिया एक प्रधानमंत्री होता है, किसी पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं होता। मैंने कहीं नहीं सुना कि किसी मंत्री ने बोला हो कि ये सर्जिकल स्ट्राइक का जो क्रेडिट है वो अमित शाह को देना चाहिए, या फिर जो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है इसका क्रेडिट अमित शाह को देना चाहिए। आपने सुना क्या? ऐसा मैंने तो नहीं सुना। लेकिन यूपीए के टाइम पे कुछ भी होता था तो इसका क्रेडिट सोनिया गांधी को जाता है, राहुल गांधी को जाता है। तो मनमोहन सिंह क्या करते थे? मंजीरा बजा देते क्या? दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, टॉयलेट्स, शौचालय जो बनाए गए। स्वच्छ भारत अभियान के तहत दुनिया भर में स्वच्छता का काम किया जा रहा है। गंगा नदी जो पहले एक नाले के रूप में परिवर्तित हो रही थी, गंगा नदी अब इतनी साफ हो गई कि खुद प्रियंका गांधी ने वहां जाकर गंगा जल पिया और सबूत दे दिया कि गंगा वाकई में साफ है, गंगा जल पीने लायक है। कुंभ को अच्छे से मैनेज करना हो, गंगा की सफाई करनी हो, देश में स्वच्छता लानी हो, या फिर पाकिस्तान के घर में घुसकर एयर स्ट्राइक करना, सर्जिकल स्ट्राइक करना, एक ऐसी चीज जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक जमाने में राजीव गांधी ने कहा था कि हम गरीबों के लिए 1 रुपया भेजते हैं तो गरीब के पास 10 पैसे भी नहीं पहुंच पाते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए मिस्टर अर्थशास्त्री, वर्ल्ड के जाने माने मिस्टर इकोनॉमिस्ट ने कभी कुछ नहीं किया, लेकिन एक चाय वाले ने इस प्रॉब्लम को 2 मिनट में सॉल्व कर दिया। जन धन योजना के तहत गरीबों के खाते खुलवाकर, ताकि गरीबों को जो भी सब्सिडी या जो भी रिबेट्स या जो भी कुछ योजनाओं का प्रॉफिट है, लाभ है, जो भी हिस्सेदारी है, वो डायरेक्ट उनके अकाउंट्स में आए, ताकि बीच के जो एजेंट्स हैं और जो दलाल हैं, दलाली करने वाले हैं, उन तक गरीबों के हक का पैसा ना पहुंच पाए। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट स्टेप था जो कि मिस्टर अर्थशास्त्री या फिर लंदन, अमेरिका की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से एमबीए, फाइनेंस वगैरह सब करके आने वाले लोगों ने नहीं सोचा, लेकिन एक चाय वाले ने सोचा। और आज गरीबों के पास खुद के बैंक अकाउंट है, उनमें उनके हक का पैसा डायरेक्ट आ जाता है, वो जाकर बैंक से तुरंत निकाल लेते हैं। ये एक ऐसा कदम है जो कि मिस्टर अर्थशास्त्री ने कभी नहीं सोचा होगा। गरीबी हटाने की बात जरूर करते हैं, लेकिन गरीब को गरीब का हक देने में सबसे पीछे यही लोग रहे हैं जो 1971 से चिल्ला रहे गरीबी हटाओ। कभी गरीबी हटाने के लिए कोई भी एफर्ट या कोई भी एक्स्ट्रा इनिशिएटिव्स इन लोगों ने लिए ही नहीं। मैं यहाँ सरकार की योजनाओं का बखान कर नहीं बैठा हूं, मैं बस वो बातें रख रहा हूं जो कि ग्राउंड लेवल पर होती हुई सबको दिख रही हैं, सबको दिख रही हैं। लेकिन मोदी फोबिया या मोदी से नफरत इतनी है लोगों के मन में कि वो मोदी से नफरत करते करते गरीबों से नफरत करने लगे, देश से नफरत करने लगे और इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से नफरत करने लगे कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने एक चाय वाले को पीएम बना दिया है। कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है कि यार विरासत में जिनको सल्तनत मिलनी चाहिए, गद्दी मिलनी चाहिए, उन लोगों की जगह एक चाय वाला कैसे पहुंच गया। मैं हमेशा इस बात के पक्ष में खुलकर बोलता हूं कि आदमी की काबिलियत, योग्यता के आधार पर उसको जज करना चाहिए, उसे काम देना चाहिए, उसको इंपॉर्टेंस देनी है या नहीं देनी है ये डिसाइड करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे पिद्दी लोग, जर्नलिस्ट, सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े लिबरल्स, इन लोगों ने एक माइंडसेट सेट करके रखा है कि आदमी के नाम के पीछे अगर गांधी लगा है, वाड्रा लगा है, तो वो बहुत बड़ा वीआईपी, मतलब वो ऊपर से लिखवा के लाया है कि वही इस कंट्री पर राज करेगा। लेकिन एक चाय वाला जिंदगी भर चाय ही बनाएगा, वो कभी एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर नहीं आ सकता। ये एक माइंडसेट है जो कि हमें बदलने की सख्त आवश्यकता है। लोग सिर्फ नाम देखते हैं, नाम के पीछे गांधी ओ हो, चाहे योग्यता हो ना हो, आप उनको पता नहीं कौन सा दर्जा दे देते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, आपको विरासत में नाम मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, दौलत मिल जाएगी, लेकिन आपको स्किल्स, योग्यता, काबिलियत अपने बूते कमानी पड़ती हैं, जो कि अफसोस की बात है गांधी परिवार में आई डोंट थिंक कि किसी के पास भी कोई स्किल है। इन लोगों में ना खुद की थिंकिंग है। राहुल गांधी तो ऐसा नमूना है कि जिसे जब 6 लोग मिलकर बताएं तब तो वो कोई स्टेटमेंट दे पाता है। चलिए मान लेते हैं कि बंदे की जबान फिसल जाती है, उसके स्टेटमेंट के आधार पर उसको हम जज नहीं करते, लेकिन व्हाट अबाउट एक्शन?
राहुल गांधी ने ऐसा कौन सा काम किया है जिसकी वजह से उसको इतना ऊंचा दर्जा दिया जाए। राहुल गांधी जब से पार्टी प्रेसिडेंट बना, कांग्रेस मोस्टली हर स्टेट में हारी ही है। राहुल गांधी ने कभी कोई जिम्मेदारी वाला पद नहीं लिया, जबकि मोदी तो गुजरात का सीएम रहा, गुजरात की काया पलट कर दी, गुजरात में तमाम कंपनियों ने आके इन्वेस्ट किया है। मोदी ने अपने आप को एज ए सीएम प्रूव किया है। सीएम रहते हुए भी उसने अपने या अपने फैमिली के लिए कुछ नहीं किया, जबकि ये लोग जिन्होंने कभी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ही नहीं संभाली, कोई रिस्पॉन्सिबल पोस्ट ही नहीं संभाली, लेकिन ये लोग वेकेशन मनाने बैंकॉक, थाईलैंड, जर्मनी वगैरह सब जाते हैं। इनके पता नहीं कहां कहां अकाउंट्स है, कहां कहां इनकी प्रॉपर्टीज है। एंड लोग कहते हैं कि राहुल गांधी एक विजनरी है, राहुल गांधी एक लेजेंड है, वो पीएम मटेरियल है, जिसको ममता बनर्जी तक एक बच्चा कहती है। वो राहुल गांधी जो एक 100 साल पुरानी पार्टी को अपने शोल्डर पे लेके चल रहा है, वो 100 साल पुरानी पार्टी आज इतनी मोहताज हो गई कि उसको हार्दिक पटेल या कन्हैया जैसे टुच्चों का सहारा लेना पड़ रहा है। अपने बूते राहुल गांधी ये चुनाव नहीं लड़ सकते, ये बात वो साबित कर रहे हैं। शायद इतिहास में ये पहला चुनाव है जहां ना तो महंगाई मुद्दा है, ना विकास मुद्दा है, ना गैस मुद्दा है, ना पेट्रोल प्राइस मुद्दा है, ना बेरोजगारी मुद्दा है। मुद्दा है तो बस ये कि मोदी हटाओ, और मोदी हटाओ तो किसको लाओ? इन 25-30 लोगों के झुंड को जो रोज लड़ेंगे कि आज मैं पीएम बनूंगा, कल तू पीएम बन जा, और ये सब लोग जो कल तक एक दूसरे से लड़ते थे। चलिए इस नोट पर ये वीडियो मैं खत्म करता हूं। आपके इस वीडियो के बारे में और पिछली दोनों जो सरकारें रही हैं, इनके काम के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो सभी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।